हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वी जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 मार्च 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना एलपीपी नामक एक नया बीमा पैकेज पेश किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात ने होगा। व्याख्या। दुबई में भारत के वाणिज्यिक दूतावास की पहल से ब्लू कॉलर जॉब कर रहे भारतीय कामगारों के लिए एक नया बीमा पैकेज पेश हुआ है। इस पैकेज का उद्देश्य वहां काम कर रहे भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक और आकस्मिक दोनों मौतों पर कवरेज उपलब्ध कराना है। इस बैठक के बाद बीमा कंपनियों ने जीवन सुरक्षा योजना लाइफ प्रोटेक्शन प्लान नाम के एक प्लान पर सहमति जताई है। प्लान के तहत कर्मचारियों के आश्रितों को प्राकृतिक या आकस्मिक मौत की स्थिति में 75,000 दिरहम तक लगभग 1.69 करोड़ भारतीय रुपये मुआवजे के रूप में मिलेंगे। इस योजना को 1 मार्च से लागू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी श्रमिक समूहों में से एक है। यहाँ लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 65% ब्लू कॉलर कामगार हैं। इंश्योरेंस प्लान के तहत 18 से 70 साल के उम्र के कामगारों को कवरेज मिलेगा। बीमा कवरेज के लिए सालाना 37 से 72 दिरहम का प्रीमियम देना होगा। अगर श्रमिक की किसी हादसे या फिर प्राकृतिक कारण से मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को प्रीमियम के आधार पर 35,000 दिरहम से 75,000 दिरहम का मुआवजा मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में वन इन इंडिया की शुरुआत की है? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होगा। व्याख्या। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर घाटी की पहली यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में मिशन वेड इन इंडिया पहल की शुरुआत की। हर साल 5,000 से अधिक भारतीय कपल विदेशों में जाकर शादी करते हैं। इनमें करीब 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में अगर यह डेस्टिनेशन वेडिंग भारत की ही प्रसिद्ध जगहों पर हो तो इससे पैसा देश में ही रहेगा। साथ ही उन जगहों की इकोनॉमी भी अच्छी होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भारत की यात्रा पर जाने वाले हर शख्स से कहता हूं कि आप अपनी यात्रा के कुल बजट में से कम 5 से 10% बजट वहां की लोकल चीजें खरीदने पर खर्च करें ताकि वहां के लोगों की आय बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल ने कहां पर भारत शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर जैसलमेर में होगा। व्याख्या। जैसलमेर की परमाणु परीक्षण की धरती पोखरण पर देश की तीनों सेनाएं अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। भारत शक्ति के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत स्वदेश में विकसित हथियार प्रणालियों और मंचों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इस मिशन में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का करीब 50 मिनट तक समन्वित प्रदर्शन किया जाएगा। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस लड़ाकू विमान के अलावा के 9 आर्टिलरी गन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, शॉर्ट रेंज की मिसाइलें और स्वदेशी ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी कम्युनिकेशन और नेटवर्क की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या दुश्मन देश युद्ध के हालात में उन्हें हैक कर सकता है या नहीं। जैसलमेर जिले के पोखरण में होने वाले अभ्यास में कृत्रिम मेधा एआई के उपयोग से एकीकृत प्रणालियों और मंचों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 को मंजूरी दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होगा। व्याख्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधि का निर्माण करेगा। प्रस्तावित योजना का वित्तीय परिव्यय अधिसूचना की तारीख से 10 वर्षों की योजना अवधि के लिए 10,037 करोड़ रुपए है। प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। योजना को 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव है।
भाग ए पात्र इकाइयों 9,737 करोड़ रुपये को प्रोत्साहन प्रदान करता है और भाग बी योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था के लिए है 300 करोड़ रुपए। ये योजना अधिसूचना की तारीख से 8 साल की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31 मार्च 2034 तक प्रभावी रहेगी। औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2026 तक पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की मंजूरी से 4 साल के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा। भाग ए के परिव्यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और 40% फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर स्वीडन देश होगा। व्याख्या: स्वीडन 7 मार्च 2024 की रात वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आरंभ होने के बाद फरवरी 2022 में स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। स्वीडन के इस आवेदन को 2 वर्ष बाद 7 मार्च को स्वीकार कर लिया गया। इस संदर्भ में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि एकता और एकजुटता स्वीडन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा। नाटो का 32वां सदस्य बनते ही स्वीडन की 200 वर्ष पुरानी गुटनिरपेक्षता भी खत्म हो गई है, क्योंकि नाटो को मुख्य रूप से रूस के विरुद्ध बनाया गया है। नाटो में शामिल होने से अब स्वीडन को नाटो के 5वें अनुच्छेद के तहत सुरक्षा उपलब्ध मिल सकेगा। नाटो के अनुच्छेद 5 को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नाटो देश पर हमले को बाकी सदस्य देशों पर हमले के तौर पर देखा जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन के ब्रसल्स मुख्यालय पर 11 मार्च को स्वीडन का झंडा फहराए जाने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में आरबीआई और किस बैंक ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर इंडोनेशिया बैंक ने होगा। व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च को एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। एमओयू में सभी चालू खाता लेन देन, अनुमत पूंजी खाता लेन देन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेन देन को शामिल किया गया है। ये ढांचा निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, जो बदले में आईएनआर व आईडीआर विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दोस्तों, आपका सही आंसर झारखंड राज्य सरकार ने होगा। व्याख्या: झारखंड ने भारत की पहली विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करना चुनती हैं, उन्हें सरकार से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये योजना 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना को उन महिलाओं को सशक्त बनाने के रूप में देखा जाता है जो अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद खुद को अकेली और असहाय पाती हैं। ये पहल न केवल इन महिलाओं को नया जीवन प्रदान करती है, बल्कि विधवाओं के पुनर्विवाह से जुड़े सामाजिक मानदंडों और धारणाओं को भी चुनौती देती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र विधवाओं को पुनर्विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। उन्हें आवेदन के साथ अपने दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 8, भारत की बेरोजगारी दर 2023 में गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? दोस्तों, आपका सही आंसर 3.1% होगा। व्याख्या: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 3.6% से घटकर 2023 में 3.1% हो गई है। एनएसएसओ ने अप्रैल 2017 में पीएलएफएस लॉन्च किया था।
CWS में बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान सर्वेक्षण अवधि के दौरान 7 दिनों की छोटी अवधि में बेरोजगारी की औसत तस्वीर देते हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि महिलाओं में बेरोजगारी दर भी 2023 में घटकर 3% हो गई, जो 2022 में 3.3% और 2021 में 3.4% थी। इसी तरह पुरुषों के लिए ये 2023 में घटकर 3.2% हो गया, जो 2022 में 3.7% और 2021 में 4.5% था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समग्र दर भी घटकर 2023 में 5.2% हो गई, जो 2022 में 5.7% और 2021 में 6.5% थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ये 2023 में घटकर 2.4% हो गया, जो 2022 में 2.8% और 2021 में 3.3% था। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2023 में बढ़कर 56.2% हो गई, जो 2022 में 52.8% और 2021 में 51.8% थी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में कौन भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? आपके ऑप्शन है ए भारत पेट्रोलियम, बी इंडियन ऑयल, सी रिलायंस पेट्रोलियम, डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडियन ऑयल होगा।